Hello everyone. This video is last video of unit 5th. Okay, let's see. इस यूनिट के अंदर हम देखेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल्स बेस्ड टीचिंग, जो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग भी होती है जो कि जेन पियाजे ने दी थी, चैप्टर नंबर 2 में आपको मिल जाएगी। तो उसी पे बेस्ड है ये टीचिंग कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस्ड टीचिंग जो है ये क्या होती है, किस प्रिंसिपल, कैसा प्रिंसिपल है ये, तो वो सब इसमें हम देखेंगे। पहले तो आप ये देखिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी जिसमें कंस्ट्रक्ट होता है। अब कोई भी काम कहीं पर भी आप कुछ कंस्ट्रक्ट करते हो तो उसके लिए कोई बेस तो चाहिए आपको। ये तो है नहीं कि आप किसी भी चीज को हवा में कंस्ट्रक्ट कर दोगे, हवा में ही बना दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेस चाहिए। बेस क्या होता है? ये जो टीचिंग है, ये जो प्रिंसिपल है, इसके अंदर बेस क्या होता है? जो बच्चे की प्रायर नॉलेज होती है वो इसका बेस होता है। तो चलिए इसी को देखते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थियरी। बताया था मैंने, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थियरी के ऊपर ये जो है बेस्ड है। और ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थियरी है ये किसने दी थी? ये दी थी जेन पियाजे ने। ठीक। दिस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होल्ड्स दैट लर्निंग ऑलवेज बिल्ड्स अपॉन नॉलेज दैट ए स्टूडेंट ऑलरेडी नोज। मतलब जो प्रायर नॉलेज है उसी के ऊपर जो है लर्निंग बेस हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को पहले कुछ भी नहीं पता और वो कुछ लर्न कर लेगा, समझ लेगा या कुछ कर लेगा। दिस प्रायर नॉलेज इज कॉल्ड है स्कीमा। इस प्रायर नॉलेज को क्या कहेंगे हम? स्कीमा कहेंगे। तो अब तक हमने क्या देखा? जेन पियाजे की कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थियरी पे बेस्ड है, प्रायर नॉलेज इसको चाहिए, और तीसरी क्या चीज है? उस प्रायर नॉलेज को हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Because all learning is filtered through pre-existing schemata। जो pre-existing schemata होता है यानी बच्चे के माइंड में जो कुछ पहले से सेट है, उस चीज के अंदर से जो नॉलेज है वो एक तरह से आपकी क्या होती है? फिल्टर होके जाती है। बच्चा उसी के बेस पे उस चीज को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। Constructivists suggest that learning is more effective when a student is actively engaged in the learning process rather than attempting to receive knowledge passively। यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी क्या कहती है? चौथा जो पॉइंट है हमारा, चौथा पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट, कि इसमें स्टूडेंट जो है वो एक्टिव होना चाहिए, या एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम द स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें स्टूडेंट का होना चाहिए। और यही कंस्ट्रक्टिविस्ट जो हैं, जो इस कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी को मानते हैं, प्रिंसिपल को मानते हैं, उन लोगों का क्या मानना है कि स्टूडेंट जो है वो कभी भी पैसिवली अगर वो रहेगा, पैसिव रहेगा यानी टीचर पढ़ाता रहे, बच्चा सुनता रहे, वो कुछ नहीं सीख पाएगा। जब तक वो उस चीज के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखेगा, जब तक उसको खुद करके नहीं देखेगा, तब तक वो किसी चीज को सीख नहीं पाएगा। तो इस बेस पे इसकी कुछ क्वालिटीज हैं, वो देखिए। कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थियरी सेज दैट ऑल नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए बेस ऑफ प्रायर नॉलेज। पहला पॉइंट आ गया, बेस ऑफ प्रायर नॉलेज। और इस बेस को क्या कहते हैं? स्कीमा या प्री एग्जिस्टिंग स्कीमाटा। ठीक। दूसरा पॉइंट देखिए, चिल्ड्रन आर नॉट ए ब्लैंक स्लेट। बच्चे क्या नहीं है? ब्लैंक स्लेट नहीं होते हैं, यानी वो कोरा कागज नहीं है। एंड नॉलेज कैन नॉट बी इम्पार्टेड विदाउट द चाइल्ड मेकिंग सेंस ऑफ इट अकॉर्डिंग टू हिज और हर करंट कंसेप्शंस। और नॉलेज जो है वो तब तक नहीं दी जा सकती जब तक के कोई भी बच्चा, चाहे वो लड़का है, लड़की है, कोई भी है, वो जब तक अपने करंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जो उसके माइंड में कॉन्सेप्ट सेट है, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब तक बच्चा उस नॉलेज में से कोई सेंस नहीं निकालेगा, कुछ समझेगा नहीं, तब तक नॉलेज उसको नहीं दी जा सकती। तीसरी जो चीज, ये जो पॉइंट था, ये लास्ट वाला जो पॉइंट था, उसी को एलेबोरेट कर दिया है। चलिए अगला, Therefore, children learn best, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन वाली बात है वो इसमें कही गई है, when they are allowed to construct a personal understanding, when they are allowed to construct a personal understanding based on experiencing things, reflecting on those experiences। यानी चीजों को एक्सपीरियंस करके और उनके ऊपर अपना रिफ्लेक्शन देके बच्चा जब कुछ पर्सनल अंडरस्टैंडिंग बनाएगा तभी वो कुछ सीख पाएगा। एक्टिव जब उसका पार्टिसिपेशन होगा तभी वो कुछ सीख पाएगा, अदरवाइज बच्चा कुछ भी नहीं सीख पाएगा। अब आगे दे रखी हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। कंस्ट्रक्टिव जो टीचिंग है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं। तो
कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, वन ऑफ द प्राइमरी गोल्स ऑफ यूजिंग कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग इज दैट स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू लर्न। इस टीचिंग का सबसे एक जरूरी जो चीज है कैरेक्टरिस्टिक, वो क्या है, इसमें बच्चे ये सीखते हैं कि सीखा कैसे जाता है। ठीक है, इस थियरी के अंदर, इस प्रिंसिपल के अंडर में आके बच्चे ये सीखते हैं कि सीखा कैसे जाता है, बाय गिविंग देम द ट्रेनिंग टू टेक इनिशिएटिव फॉर देयर ओन लर्निंग एक्सपीरियंसेस। क्या करके बच्चों को सीखना सिखाया जाता है, उनको ट्रेनिंग देकर कि वो अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस के लिए पहल करें, इनिशिएटिव लें, कदम बढ़ाएं। वो अपने आप को किसी चीज को समझाने के लिए खुद उनको कदम बढ़ाना पड़ेगा, खुद उनको उस चीज के ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा। ये सबसे मेन पॉइंट होता है इस टीचिंग का। तो चलिए, इसकी जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। एक तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है किसकी, स्टूडेंट की, लर्नर की। दूसरा क्या होता है, एनवायरमेंट जो होता है वो डेमोक्रेटिक होता है, यानी टीचर का पूरा कंट्रोल नहीं होता है, पूरा वो एक तरह से तानाशाह की तरह काम नहीं करता है। दूसरा क्या है, तीसरा, द एक्टिविटीज आर इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंटर्ड। इंटरेक्टिव होती हैं एक्टिविटीज आपस में, ठीक है, और स्टूडेंट सेंटर्ड होती हैं, यानी वो पूरा का पूरा फोकस उनका किसके ऊपर होता है, स्टूडेंट के ऊपर होता है। द टीचर फैसिलिटेट्स ए प्रोसेस। ये देखिए, यूनिट नंबर 2 में आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा ये कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थियरी है उसके अंदर टीचर का क्या रोल होता है। ठीक है, तो टीचर का क्या रोल है, वो प्रोसेस को फैसिलिटेट करेगा, प्रोसेस को आसान बना देगा ऑफ लर्निंग, इन विच स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड टू बी रेस्पॉन्सिबल एंड ऑटोनोमस। स्टूडेंट्स क्या रहेंगे इसके अंदर, पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबल होंगे, ऑटोनोमस होंगे। ठीक है, उनकी जिम्मेवारी होगी पूरी तरह से। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जांपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट एक्टिविटीज। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट एक्टिविटीज हैं उनके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि कैसी कैसी इसमें एक्टिविटीज टीचर करवा सकते हैं। In the constructivist classroom, students work primarily in groups and learning and knowledge are interactive and dynamic. Interactive आपस में परस्पर एक दूसरे की सहयोगी, और डायनेमिक मतलब वो प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहता है। तो ग्रुप्स में काम करते हैं बच्चे, और जो लर्निंग और नॉलेज है वो इंटरेक्टिव और डायनेमिक इसमें होती है। तो इस तरह कैसी एक्टिविटीज वहां पर की जा सकती हैं। पहली क्या है, देयर इज अ ग्रेट फोकस एंड एम्फेसिस ऑन सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। सबसे पहला एम्फेसिस होता है सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए, एज वेल एज कोलैबोरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। इसके साथ साथ आपस में कोलैबोरेशन होनी चाहिए बच्चों की, एक दूसरे के सहयोग में मिलकर वो चलें, सहयोग करें, एक दूसरे की सहभागिता हो उनकी आपस में, और आइडियाज को वो एक्सचेंज कर सकें, ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए। दिस इज कॉन्ट्रेरी टू द ट्रेडिशनल क्लासरूम। जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है उसके ये उलट है, कॉन्ट्रेरी है, उसका ये विरोधी है एक तरह से, जिसके अंदर स्टूडेंट्स वर्क प्राइमरली अलोन, जिसमें बच्चे आमतौर पे अकेले काम करते हैं, लेकिन इसमें ग्रुप्स में काम करते हैं। लर्निंग इज अचीव्ड थ्रू रिपीटिशन। इसमें जो आपका ट्रेडिशनल क्लासरूम है उसमें रिपीटिशन से लर्निंग की जाती है, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस से लर्निंग की जाती है। एंड द सब्जेक्ट्स आर स्ट्रिक्टली एडहर्ड टू एंड आर गाइडेड बाय ए टेक्स्ट बुक। और जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो पूरी तरह से बंदिश में होते हैं, पालन करना होता है, चिपके हुए होते हैं, और उनको गाइड किया जाता है किसके द्वारा, टेक्स्ट बुक्स के द्वारा। यानी सब्जेक्ट टेक्स्ट बुक के साथ चिपके रहते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक से बाहर कुछ नहीं सीखना, कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं करना, और उसी टेक्स्ट बुक के द्वारा उनको गाइड भी किया जाता है। सम एक्टिविटीज एनकरेज्ड इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम आर। कुछ एक्टिविटीज जो इस क्लासरूम में की जाती हैं वो ये हैं। पहला है एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अकेले अकेले कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, अकेले अकेले,
उसके बाद फिर वो एक क्लास के रूप में मिलेंगे और जो उनके रिजल्ट निकले हैं उन रिजल्ट्स को वो डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट क्या हो गया? एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट करेंगे अकेले अकेले और फिर इकट्ठे मिलके उसके रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। दूसरा, रिसर्च प्रोजेक्ट्स। इसमें स्टूडेंट्स को एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर स्टूडेंट रिसर्च करेंगे, फिर अपनी जो रिजल्ट जो निकलेगा उस रिसर्च का, जो उन्होंने फाइंडिंग्स की हैं, वो क्लासरूम के साथ डिस्कस करेंगे। फिर तीसरा आता है फील्ड ट्रिप्स। फील्ड ट्रिप्स क्या होती हैं? पहले बच्चों को क्लासरूम में कुछ पढ़ाया गया, फिर उनको रियल वर्ल्ड में ले जाया गया, ठीक है, उस फील्ड में ले जाया गया और वहां पर जो कुछ उन्होंने क्लास में सीखा उस चीज को उन्होंने वहां पर डिस्कस किया, ठीक है। This allows students to put the concept and ideas discussed in a class in a real world context. जो क्लास में सीखा वो रियल वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में स्टूडेंट्स को डिस्कस करना ये सिखाता है। क्या? फील्ड ट्रिप। फिर है फिल्म्स। These provide visual context. दृश्य जो सामग्री होती है वो प्रोवाइड होती है इससे, and thus bring another sense into the learning experience. और इस तरह से ये लर्निंग एक्सपीरियंस में एक दूसरी ही सेंस ले आते हैं। यानी फिल्म्स से भी बहुत ज्यादा एक तरह से जो एक्टिविटीज हैं फिल्म्स दिखाना, उससे भी कंस्ट्रक्टिविस्ट जो लर्निंग है उसमें बहुत फायदा मिलता है। नेक्स्ट है क्लास डिस्कशंस। दिस टेक्निक इज यूज्ड इन ऑल ऑफ द मेथड्स डिस्क्राइब्ड अबव। इससे पहले के भी जो भी मेथड्स हैं सब में क्लास डिस्कशंस तो सभी में यूज होते हैं। It is one of the most important discussions of constructivist teaching methods. और constructivist teaching methods में से इनमें ये एक बहुत ही important distinction है इसकी, एक अलग ही बात है इसकी, ठीक है। यानी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासरूम डिस्कशन जो है ये बिल्कुल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। रोल ऑफ टीचर्स इन कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग में टीचर्स का क्या रोल होता है वो देखें जरा। इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम द टीचर्स रोल इज टू प्रॉम्प्ट एंड फैसिलिटेट डिस्कशन। ध्यान रखना है, ये कई बार बात आ चुकी है कि टीचर का क्या रोल है। टीचर का रोल है उनको प्रॉम्प्ट करना और डिस्कशन को फैसिलिटेट करना। यानी डिस्कशन को प्रॉम्प्ट करना एक तरह से उसको बढ़ावा देना, ठीक है, और उसे फैसिलिटेट करना, उसे आसान बना देना। डिस्कशन जो बच्चे जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उसे आसान बना देना ये टीचर का रोल होता है। Thus the teacher's main focus should be on guiding students by asking questions that will lead them to develop their own conclusions on the subject. इस तरह से टीचर का क्या मेन फोकस होना चाहिए? वो होना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को गाइड करे। गाइड किस तरह करे? क्वेश्चंस पूछ के गाइड करे, ठीक है। क्वेश्चंस पूछ के वो स्टूडेंट्स को गाइड करे ताकि स्टूडेंट जो हैं वो किसी सब्जेक्ट के ऊपर अपने कंक्लूजन्स को डेवलप करने में उनको मदद मिल सके। डेविड जोनासन आइडेंटिफाइड 3 मेजर रूल्स फॉर फैसिलिटेटर्स टू सपोर्ट स्टूडेंट्स इन कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट। फैसिलिटेटर्स कौन है? टीचर्स, ठीक है, टीचर्स। तो डेविड जोनासन के अकॉर्डिंग 3 मुख्य बातें हैं जो टीचर को करनी चाहिए। 3 रोल हो सकते हैं टीचर के। पहला क्या है? मॉडलिंग। दूसरा क्या है? कोचिंग। तीसरा क्या है? स्कैफोल्डिंग। मॉडलिंग, कोचिंग, स्कैफोल्डिंग। तो ये 3 जो चीजें हैं वो टीचर को करनी चाहिए। द फॉलोइंग सेक्शन प्रेजेंट ए सिंथेसिस एंड समरी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग एंड टीचिंग। ये एक तरह से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की समरी आ गई है नीचे। देखिए पहला क्या है? मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड प्रेजेंटेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड कंटेंट आर प्रेजेंटेड एंड एनकरेज्ड। मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स और रिप्रेजेंटेशंस, जो कॉन्सेप्ट होता है, जो भी टॉपिक होता है या जो कंटेंट होता है, उसके कई पर्सपेक्टिव यानी उसके कई दृष्टिकोण
भाई आप इस एंगल से भी इस बात को देख सकते हो, आप इस एंगल से भी इस बात को देख सकते हो, आप ऐसे भी समझ सकते हो, आप ऐसे भी समझ सकते हो, इस तरह की बातें। और रिप्रेजेंटेशन, उसको किस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हो, किस तरह से उसको आप व्यक्त कर सकते हो, वो अभिव्यक्ति, कई तरह की अभिव्यक्ति और कई तरह से उसको ग्रहण करने की जो बातें हैं, उस कॉन्सेप्ट या उस कंटेंट को, वो चीजें स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट की जाती हैं ताकि उनको एनकरेजमेंट मिले अलग अलग तरीके से, अलग अलग नजरिए से चीजों को समझने की और अलग अलग तरीके से उसे प्रस्तुत करने की। ये नहीं कि सिर्फ एक ही कि टीचर ने जो बता दिया वही होगा ना। टीचर बच्चों को एनकरेज करता है कि भाई आप इस तरह से भी इस बात को देख सकते हो, इस तरह से भी इस बात को देख सकते हो, आप ऐसे भी समझ सकते हो, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो एनकरेज होते हैं। फिर दूसरा क्या है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर डिराइव्ड बाय द स्टूडेंट और इन नेगोशिएशन विद द टीचर और सिस्टम। जो गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि भाई लास्ट में बच्चा इस चीज से सीखेगा क्या, वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स वो कौन सेट करता है, स्टूडेंट सेट करता है। और इन नेगोशिएशन विद टीचर और सिस्टम, या टीचर और सिस्टम के साथ मिलकर, उनके साथ एक तरह से बातचीत करके, ठीक है, उनसे बातचीत करके, उनसे सलाह मशवरा करके लास्ट में, मतलब देखो टीचर सिर्फ उससे बात कर सकता है, उसको गाइड कर सकता है, टीचर ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करेगा। ऑब्जेक्टिव सेट अल्टीमेटली स्टूडेंट ही करेगा कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग में, ठीक है। ये पॉइंट भी आप नोट रखें। नेक्स्ट, टीचर्स सर्व इन द रोल ऑफ गाइड्स। गाइड कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, कोचेस मतलब वो कोच कर सकते हैं, ट्यूटर्स या फैसिलिटेटर्स। तो ये चीजें आप ध्यान रखें, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन वो आपको दे सकते हैं। गाइडिंग, मॉनिटरिंग, कोचिंग, ट्यूटरिंग एंड फैसिलिटेटिंग, ठीक है। ये रोल्स टीचर के हो सकते हैं। नेक्स्ट, एक्टिविटीज, अपॉर्चुनिटीज, टूल्स एंड एनवायरमेंट्स आर प्रोवाइडेड टू एनकरेज सेल्फ एनालिसिस, रेगुलेशन, रिफ्लेक्शन एंड अवेयरनेस। जो एक्टिविटीज होती हैं, जो अपॉर्चुनिटीज बच्चों को दी जाती हैं, जो टूल्स होते हैं, जो एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड किया जाता है, उन सब चीजों का मिलके एक ही उद्देश्य होता है कि वो सेल्फ एनालिसिस को, रेगुलेशन को, रिफ्लेक्शन को और अवेयरनेस को एनकरेज करें, स्टूडेंट्स के अंदर इस चीज को बढ़ावा दें। नेक्स्ट, द स्टूडेंट प्लेज ए सेंट्रल रोल इन मेडिएटिंग एंड कंट्रोलिंग लर्निंग। जो बच्चा है वो एक सेंटर का रोल निभाता है, मतलब एक फोकस पॉइंट वही होता है, ठीक है। जो सेंटर रोल है वो बच्चा निभाता है, स्टूडेंट का होता है वो किस चीज में, मीडिएटिंग एंड कंट्रोलिंग लर्निंग। लर्निंग के अंदर मध्यस्थता करना और उसको कंट्रोल करना कि लर्निंग कैसे होगी कैसे नहीं होगी, इन सब चीजों का जो मेन रोल निभाता है वो स्टूडेंट निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग सिचुएशंस, एनवायरमेंट्स, skills, content, and tasks are relevant, realistic, authentic, and represent the natural complexities of the real world. ध्यान रखिएगा, इससे क्या कहा है कि जो लर्निंग सिचुएशन है, एनवायरमेंट है, स्किल्स हैं, कंटेंट हैं, टास्क हैं, वो सारी की सारी चीजें रेलिवेंट होती हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए, या एक तरह से आप कह सकते हो जो रियल वर्ल्ड की सिचुएशन है उसके रेलिवेंट हो, उससे जुड़ी हुई हो, रियलिस्टिक हो, वास्तविक हो। वो ऐसा नहीं कि कोई भी ये वो इधर उधर की बातें कर, वास्तविक हो वो चीजें, ऑथेंटिक हो, और वो क्या प्रेजेंट करें, नेचुरल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द रियल वर्ल्ड। जो वास्तविक संसार है उसकी जो नेचुरल कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, जो स्वाभाविक एक तरह से आप जटिलताएं कह सकते हो वास्तविक संसार की, वो चीजें इन चीजों द्वारा रिप्रेजेंट की जानी चाहिए। किन द्वारा, लर्निंग सिचुएशन द्वारा। मतलब क्या सिचुएशन, क्या एनवायरनमेंट, क्या स्किल, क्या कंटेंट, क्या टास्क बच्चों को दिया जा रहा है, उसका मेन फोकस ये होना चाहिए कि वो बच्चों के सामने ऐसी सिचुएशन, ऐसी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट करें जिसमें रियल वर्ल्ड की नेचुरल कॉम्प्लेक्सिटीज हों और बच्चा उनको सॉल्व कर पाए। नॉलेज कंस्ट्रक्शन एंड not reproduction is emphasized. मेन पॉइंट, नॉलेज को
कंस्ट्रक्टिविस्ट जो टीचिंग है उसमें नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ना कि उसके रिप्रोडक्शन पर एम्फेसाइज किया जाता है। रिप्रोडक्शन मतलब बच्चे ने कोई चीज क्रैम कर ली, उसी को बोल दिया, ये नहीं। बच्चा उस नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे, उसके माइंड में वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वो कॉन्सेप्ट उसके माइंड में ऐसा हो जाए जैसे उसको नेचुरली वो चीज आती हो। ठीक है, तो नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है, ना कि रिप्रोडक्शन के ऊपर एम्फेसाइज किया जाता है। यानी सिर्फ पढ़ लिया और उसी को दोबारा बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं इसमें होता है। दिस कंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस इन इंडिविजुअल कंटेक्स्ट एंड थ्रू सोशल नेगोशिएशन, कोलैबोरेशन एंड एक्सपीरियंस। ये जो नॉलेज की कंस्ट्रक्शन होती है, ये कैसे होती है? इंडिविजुअल कंटेक्स्ट में होती है। यानी एक बच्चा किसी चीज को ज्यादा क्लियरली समझ पाता है, दूसरा बच्चा उस चीज को किसी दूसरे एंगल से क्लियरली समझ पाता है। यानी ये जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके से, एक ही एक्सपीरियंस से या एक ही बात से वो उस चीज को क्लियरली समझ पाए। हो सकता है दोनों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हों, जिसमें सोशल नेगोशिएशन, सामाजिक जो बातचीत है वो होनी चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए, आपस में सहभागिता होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस जो है उन चीजों के थ्रू इंडिविजुअल, यानी हर बच्चा अलग अलग जो है इन चीजों को सीख पाता है। द लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज कंस्ट्रक्शंस, बिलीफ्स एंड एटीट्यूड्स आर कंसिडर्ड इन द नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। जो नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है भाई, जो नॉलेज ये कंस्ट्रक्ट की जाती है, इस प्रोसेस के दौरान जब ये प्रोसेस अपनाया जाता है, बच्चे को जब एनकरेज किया जाता है कि भाई आप इस चीज को इस तरह से समझें, तो उसकी जो प्रीवियस जो नॉलेज है, उसके प्रीवियस जो बिलीफ्स हैं, उसके प्रीवियस एटीट्यूड्स हैं, वो सारी की सारी चीजें कंसीडर जरूर की जाती हैं। अगर मान लीजिए बच्चे को प्रीवियस नॉलेज उस चीज की है ही नहीं, तो कैसे कर पाएगा? तो बेस जो है वो जरूरी है और उसी बेस के ऊपर आगे की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स एंड डीप अंडरस्टैंडिंग आर एम्फेसाइज्ड। क्या क्या चीजें एम्फेसाइज की जाती हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग और डीप अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये एम्फेसाइज्ड की जाती हैं। तो क्वेश्चन अपना बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर और इज, ये बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्फेसाइज्ड इन कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग दे दिया, हायर ऑर्डर थिंकिंग दे दिया, डीप अंडरस्टैंडिंग दे दिया और रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज दे दिया। चार ऑप्शन दे दिए, रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज इज नॉट एम्फेसाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट, एरर्स प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर इंसाइट इनटू स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज कंस्ट्रक्शन। जो स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज कंस्ट्रक्शन है, मान लीजिए उसे चेक करना है या उसका हमें पता लगाना है कि भाई प्रीवियस नॉलेज कंस्ट्रक्शन कैसी है बच्चे की, तो वो जब गलतियां करेगा ना, एरर्स करेगा, उनसे हमें पता लग पाएगा कि भाई प्रीवियस नॉलेज की जो कंस्ट्रक्शन है बच्चे की वो कैसी है कैसी नहीं है, वो चीज तब उभर कर सामने आएगी। तो एरर्स जो है वो इस चीज में हमारी मदद करते हैं। एक्सप्लोरेशन इज ए favored approach in order to encourage students to seek knowledge independently and to merge the pursuit of their goals। जो एक्सप्लोरेशन है, चीजों को खोजना, जो खोजबीन करने वाली बात होती है, वो एक फेवर्ड अप्रोच है, उसकी मदद ली जाती है, उसकी एक तरह से वकालत की जाती है, आप ये कह लीजिए। यानी एक्सप्लोरेशन इसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग में एक्सप्लोरेशन को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लिया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जा सके क्या करने के लिए? नॉलेज को सीख करने के लिए, नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, नॉलेज को ढूंढने के लिए, इंडिपेंडेंटली, अकेले, एंड टू मैनेज द परस्यूट ऑफ देयर गोल्स, और जो उनके गोल्स प्राप्त करने की जो उनकी इच्छा है उसको वो मैनेज कर पाए। collaborative and cooperative learning are favored in order to expose the learner to alternative viewpoints। collaborative सहभागिता, cooperative वो भी सहभागिता ही होती है, ठीक है, यानी एक दूसरे के सहयोग के साथ मिलकर जो लर्निंग की जाती है उसका भी फेवर किया जाता है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग में,
क्यों किया जाता है? ताकि जो लर्नर है उसको बहुत सारे व्यू पॉइंट्स मिल सके कि भाई मैं इस प्रॉब्लम को इस नजरिए से भी देख सकता हूं, मैं इसे इस नजरिए से भी देख सकता हूं। हो सकता है किसी एक बच्चे को कोई एक बात समझ में ना आए, ठीक है, तो वो दूसरे बच्चे को समझ में आ गई, तो जो कोलैबोरेशन होगा, जो कोऑपरेशन होगा आपस में, वो पूछेगा भाई तूने इसको कैसे समझा, मैंने तो इसको इस नजरिए से देखा तब मुझे समझ में। तो हो सकता है वो उसका व्यू पॉइंट उसे अच्छा लगे बच्चे को, ठीक है, वो 10 बच्चों की सुनेगा, 10 में से क्या पता किसका अच्छा लगे किसका अच्छा नहीं लगे, लेकिन उसके माइंड में ये तो रहेगा कि हाँ इस प्रॉब्लम को इस तरह भी तो समझा जा सकता है, ठीक है। तो एक अल्टरनेटिव अलग अलग जो व्यू पॉइंट्स हैं वो उसके सामने, बच्चे के सामने, इसमें बच्चे को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है स्कैफोल्डिंग इज फैसिलिटेटेड टू हेल्प स्टूडेंट्स परफॉर्म जस्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ देयर एबिलिटी। जो स्कैफोल्डिंग है, जो एक तरह से स्कैफोल्डिंग होती है ना, जैसे कोई मचान वगैरह बना देना, या जैसे हम वो करते हैं बिल्डिंग नहीं बनाते, उसके साथ में जैसे दीवार ऊंची चली जाती है तो वहां पर फिर मिस्त्री के खड़े होने के लिए वो पाइप वाइप लगा के मचान सी बना देते, दैट इज नोन एज स्कैफोल्डिंग, ठीक है। तो वो जब कंस्ट्रक्ट कर रहा है और जो वो कंस्ट्रक्शन मान लीजिए उसकी लिमिट से बाहर चली गई, तो स्कैफोल्डिंग देनी पड़ेगी, उसको सहारा तो देना पड़ेगा किस चीज का, ताकि वो उस लेवल तक पहुंचे और वहां जाकर उस चीज की कंस्ट्रक्शन कर सके। तो स्कैफोल्डिंग जो है वो फैसिलिटेट की जाती है, उसको आसान कर दिया जाता है ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। टू हेल्प स्टूडेंट्स परफॉर्म जस्ट बियॉन्ड द लिमिट ऑफ देयर एबिलिटी, मतलब वो अपनी एबिलिटी की लिमिट से भी आगे जो है जाके परफॉर्म कर पाए, इसलिए स्कैफोल्डिंग को टीचर जो है वो आसान कर देता है, वो उसकी मदद कर देता है उसमें। असेसमेंट इज ऑथेंटिक एंड इंटरवोवन विद टीचिंग। जो असेसमेंट होती है, जो एक तरह से उनको जांचने की प्रक्रिया है, वो ऑथेंटिक होती है और टीचिंग के साथ साथ इंटरवोवन होती है, यानी टीचिंग के साथ साथ ही इसको कर लिया जाता है। अब देखिए ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट असेसमेंट है ये कैसे होती है वो देखिए। ट्रेडिशनली जो ट्रेडिशनल क्लासेस होती हैं उनमें क्या होता है, असेसमेंट इन द क्लासरूम इज बेस्ड ऑन टेस्टिंग। भाई टेस्ट ही लिए जाते हैं आमतौर पे, तो ठीक है, उसी से जज करते हैं कितना सीखा कितना नहीं सीखा। इन दिस स्टाइल, ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट स्टाइल है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट टू प्रोड्यूस द करेक्ट आंसर्स। सॉरी, ट्रेडिशनल स्टाइल में ये जरूरी है बच्चे के लिए कि वो करेक्ट आंसर्स प्रोड्यूस करे, यानी सही उत्तर दे। हाउएवर इन कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग, जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट जो टीचिंग है, द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज इज व्यूड एज बीइंग जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज द प्रोडक्ट। नॉलेज को गेन करना, नॉलेज को ग्रहण करना, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि उसका प्रोडक्ट। यानी बच्चे ने किसी चीज को किस तरह से समझा, वो समझने का जो प्रोसेस है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि उसका आंसर। क्लियर है? आंसर हो सकता है कभी कभी बच्चे का थोड़ा बहुत रॉन्ग हो जाए, लेकिन अगर उसका प्रोसेस सारा का सारा सही है तो भी उसने सीखा है, नॉलेज तो गेन उसने की है। ये इसमें असेस करना होता है, ये देखना होता है। दस, असेसमेंट इज बेस्ड नॉट ओनली ऑन टेस्ट्स। इसलिए जो कंस्ट्रक्टिविस्ट असेसमेंट है वो सिर्फ टेस्ट्स पे बेस्ड नहीं होती, बट ऑल्सो ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टूडेंट, बल्कि स्टूडेंट को ऑब्जर्व करने पर भी वो बेस्ड होती है। यानी स्टूडेंट को ऑब्जर्व करना होता है, भाई वो नॉलेज को गेन कर भी रहा है कि नहीं, ठीक है। सिर्फ टेस्ट में आंसर उसने सही दे दिया, सिर्फ वही चीज इसमें नहीं होती है। दूसरा, द स्टूडेंट्स वर्क, स्टूडेंट का काम भी देखना होता है, भाई कैसा वो काम कर रहा है, एंड द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, और स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना होता है कि उसने किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कही है, ठीक है। तो नॉलेज को चेक किया जाता है, भाई प्रोसेस क्या चल रहा है बच्चे के अंदर नॉलेज को गेन करने का, वो चीज प्लस टेस्ट, दोनों चीजें इसमें असेसमेंट में होती हैं। सम असेसमेंट स्ट्रेटेजीज इंक्लूड, कुछ असेसमेंट जो स्ट्रेटेजीज हैं उसमें क्या क्या शामिल है वो देख लेते हैं। पहला है ओरल डिस्कशंस। द टीचर प्रेजेंट स्टूडेंट्स विद ए फोकस क्वेश्चन एंड अलाउज एन ओपन डिस्कशन ऑन द टॉपिक। टीचर जो है वो स्टूडेंट के सामने एक क्वेश्चन रख देता है जो कि फोकस क्वेश्चन होता है, यानी उसी के ऊपर फोकस लगाना होता है, और फिर ओपन डिस्कशन के लिए स्टूडेंट को फ्री कर देता है कि भाई आप इसके ऊपर बताइए जो कुछ आप जानते हैं इसके बारे में, जो कुछ आप कहना चाहते हैं। KWL
और इसमें H जो है वो ब्रैकेट में है। नो, वांट एंड लर्नड, KWL, नो, वांट एंड लर्नड, ठीक है। और H जो ब्रैकेट में ले रखा है वो है हाउ, ये होता है। तो इसमें क्या प्रोसेस है, व्हाट वी नो, व्हाट वी वांट टू नो, व्हाट वी हैव लर्नड एंड हाउ वी नो इट, यानी हम क्या सीखना चाहते हैं, सॉरी हमें क्या आता है, क्या हम जानना चाहते हैं और क्या हमने सीखा, ये चीज इसमें चलती है। दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड थ्रू आउट द कोर्स ऑफ स्टडी फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक बट is also a good assessment technique as it shows the teacher the process of students throughout course of study, यानी पूरा कोर्स ऑफ स्टडी नॉलेज कैसे वो गेन कर रहा है, वो पूरी की पूरी चीज इस चीज से टीचर जांच कर सकता है, ऐसा चार्ट बनाकर। क्या कि व्हाट वी नो, बच्चे को क्या आता है, क्या वो सीखना चाहता है, कितना उसने सीखा और कैसे सीखा, ठीक है। इस प्रोसेस में वो पूरे नॉलेज गेन करने के प्रोसेस को जान पाता है। फिर है माइंड मैपिंग। इन दिस एक्टिविटी स्टूडेंट्स लिस्ट एंड कैटेगराइज द कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज रिलेटिंग टू ए टॉपिक। माइंड मैपिंग में क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, लिस्ट बना लेंगे अलग अलग कैटेगरी वाइज, कैटेगराइज कर लेंगे किनको, कंसेप्ट और आइडियाज को जो किसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे, यानी किसी टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग आइडियाज को अलग अलग कैटेगरी वाइज वो रख लेंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग कैटेगरी वाइज रख लेंगे। तो उससे जो है माइंड मैपिंग होती है, यानी एक ओपन डिस्कशन किया गया, उस ओपन डिस्कशन में जितने आइडियाज उस टॉपिक से रिलेटेड, जितने कॉन्सेप्ट्स वो आए निकल के पूरी क्लास से, उनको सभी स्टूडेंट्स ने अलग अलग कैटेगरी वाइज या अलग अलग लिस्ट बनाकर रख लिया, इसे कहते हैं माइंड मैपिंग। और इस तरह भी स्टूडेंट्स को असेस किया जा सकता है। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, दीज एनकरेज स्टूडेंट्स टू मैनिपुलेट देयर एनवायरमेंट्स और अ पर्टिकुलर लर्निंग टूल। जो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज होती हैं, इनसे टीचर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने एनवायरमेंट्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने ढंग से उसको मोल्ड कर सकते हैं, या पर्टिकुलर लर्निंग जो टूल है उसको अपने ढंग से थोड़ा मोल्ड कर सकते हैं। टीचर्स कैन यूज ए चेकलिस्ट एंड ऑब्जर्वेशन टू असेस स्टूडेंट सक्सेस विद द पर्टिकुलर मटेरियल। टीचर जो है वो अपनी एक चेकलिस्ट रख सकता है, किस लिए, और ऑब्जर्वेशन कर सकता है किसकी, स्टूडेंट की सक्सेस की उस पर्टिकुलर मटेरियल के साथ। यानी कोई भी एक टूल दे दिया, कोई एक मटेरियल दे दिया, बच्चा उसको थोड़ा बहुत मोल्ड कर सकता है अपने हिसाब से, ठीक है। ये नहीं कि आपको सिर्फ इसी तरह करना है ना, वो अपने हिसाब से उसको थोड़ा मैनिपुलेट कर सकता है चीज को। लेकिन टीचर अपनी एक चेकलिस्ट रखे और ऑब्जर्व करे कि बच्चे ने किस तरह से उस टॉपिक के साथ कामयाबी हासिल की, उस पर्टिकुलर मटेरियल के साथ, उस टूल के साथ किस तरह से बच्चे ने सीखा, ठीक है। वो प्रोसेस और वो पूरी की पूरी चेकलिस्ट में जो जो स्टेप्स हो वो अपना टीचर जो है उनको टिक कर सकता है। तो इससे भी जो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हैं उनसे भी टेस्ट किया जा सकता है। प्री टेस्टिंग, दिस अलाउज अ टीचर टू डिटरमाइन व्हाट नॉलेज स्टूडेंट्स ब्रिंग टू अ न्यू टॉपिक एंड दस विल बी हेल्पफुल इन डायरेक्टिंग द कोर्स ऑफ स्टडी। दिस अलाउज अ टीचर टू डिटरमाइन व्हाट नॉलेज स्टूडेंट्स ब्रिंग टू अ न्यू टॉपिक, कि जो नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उस नए टॉपिक को शुरू करने के लिए स्टूडेंट्स को क्या नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो टीचर ये चीज जो है बच्चों को बोल सकता है कि भाई आपको कल हम ये टॉपिक करेंगे, तो इस टॉपिक के लिए आपको इन इन चीजों का पता होना जरूरी है, क्लियर। और इससे टीचर जो है वो डायरेक्ट कर सकता है कोर्स ऑफ स्टडी को बड़े आसान तरीके से, यानी उसको मदद मिलती है। तो प्री टेस्टिंग इसे कहते हैं, ठीक। तो ये कुछ असेसमेंट के वो हैं टॉपिक्स, पॉइंट्स। असेसमेंट में ओरल डिस्कशन, KWLH, माइंड मैपिंग, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज और प्री टेस्टिंग। इस तरह से असेसमेंट जो है इसकी हो सकती है कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग में या लर्निंग में, इनसे असेसमेंट हो सकती है। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखें।
क्वेश्चन किया जा सकता है कि इनमें से कौन सा जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग में असेसमेंट का तरीका नहीं है। और मान लीजिए ओरल डिस्कशन दे दिया, प्री टेस्टिंग दे दिया, माइंड मैपिंग दे दिया और रिटन टेस्ट दे दिया, ठीक है, तो रिटन टेस्ट उसमें नहीं होगा। क्लियर? तो ये हमारा जो 5th जो यूनिट है वो यहाँ पर खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है 6th यूनिट देखेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।